आज है 24 फरवरी मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी के उन सनसनीखेज आरोपों की जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एप्स्टीन फाइल्स और अदानी को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में होने का दावा किया है। हम नज़र डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे से ठीक पहले वहां मचे सियासी घमासान और विपक्षी बहिष्कार की धमकी पर। साथ ही सुनेंगे यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से रूसी सैनिकों की वो खौफनाक गवाही जिसे सुनकर रूह कांप जाए, और जानेंगे महाराष्ट्र में एक ही साल में लापता हुई 48,000 महिलाओं की चिंताजनक रिपोर्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले की। पीटीआई और एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में किसान महाउपाल में आरोप लगाया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के दिल में धंसे हुए तीर जैसा है। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल्स और गौतम अदानी को अमेरिकी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को खारिज कर दिया है तो मोदी सरकार इस समझौते को रद्द क्यों नहीं करती। राहुल ने संसद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बिना कैबिनेट को बताए सीधे ट्रंप को फोन कर डील पक्की कर दी। उन्होंने चेतावनी दी कि डेटा संप्रभुता और कृषि बाजार को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। उधर एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे ने पश्चिमी देशों के रसूखदार तबके में हड़कंप मचा दिया है। अल जजीरा की रिपोर्टर आलिया चुगताई के अनुसार यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सामने आने के बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री पीटर मैंडेलसन को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया जाना था। ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रू को भी कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह आंच नॉर्वे तक पहुंची है, जहां क्राउन प्रिंसेस को माफी मांगनी पड़ी और पूर्व प्रधानमंत्री के घर छापेमारी हुई। डीपी वर्ल्ड के पूर्व सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम और हयात होटल्स के थॉमस प्रिजकर जैसे दिग्गजों को अपने पद छोड़ने पड़े हैं। अब रुख करते हैं इजराइल का, जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रॉयटर्स और द टेलीग्राफ की खबर है कि इजरायली विपक्ष ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा है कि अगर संसद में मोदी के संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को प्रोटोकॉल के तहत नहीं बुलाया गया तो वे भाषण का बहिष्कार करेंगे। इजराइल में न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव चल रहा है। स्पीकर अमीर ओहाना ने जजों को बुलाने से मना कर दिया है। मोदी 25 फरवरी से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू अपने घरेलू झगड़े से भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी दौरे पर हिंदू अखबार की रिपोर्ट बताती है कि मोदी का ये दौरा भू राजनीतिक तूफान के बीच हो रहा है। नेतन्याहू हेक्सागोनल एलायंस बनाने की फिराक में है, जिसका मकसद सुन्नी और शिया धुरी का मुकाबला करना है। विश्लेषकों का मानना है कि इसमें शामिल होना भारत के लिए ईरान और अरब देशों के साथ रिश्तों में जटिलता ला सकता है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गाजा में 70,000 लोग मारे जा चुके हैं और एप्स्टीन फाइल्स में 2017 के मोदी दौरे को लेकर दावे किए गए हैं, जिन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। अल जजीरा में यशराज शर्मा की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत इजराइल मॉडल को अपना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत न केवल इजराइल से हथियार खरीद रहा है बल्कि उसकी सुरक्षा नीतियों की नकल भी कर रहा है, जिसका असर कश्मीर में दिखता है। 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और मीडिया में पाकिस्तान को गाजा बनाने की मांग इसी सोच का हिस्सा थी। रिपोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल और बुलडोजर न्याय की तुलना इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी घरों को गिराने से की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों की विचारधारा में समानता बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद रूस की हालत पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्टर पॉल सोन के अनुसार रूस का 40% बजट सेना पर खर्च हो रहा है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। युद्ध में अब तक 12 लाख रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, जिससे देश में युवाओं की भारी कमी हो गई है। रूस का नेशनल वेल्थ फंड आधा हो चुका है और पुतिन के पास कोई दीर्घकालिक आर्थिक योजना नहीं है। देश चीन पर निर्भर हो गया है और युवा बिना जीत के भी युद्ध समाप्ति चाहते हैं। इसी युद्ध की ज़मीनी हकीकत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द जीरो लाइन में सामने आई है। बेन स्टील की रिपोर्ट में रूसी सैनिकों ने बताया कि सेना में अनुशासन खत्म हो चुका है। कमांडरों द्वारा अपने ही सैनिकों को गोली मारने की घटनाएं हो रही हैं, जिसे जीरोइंग कहा जाता है। एक सैनिक ने बताया कि घायल सैनिकों को इलाज के बजाय मार दिया गया। सैनिकों को मीट स्टॉर्म रणनीति के तहत मरने के लिए लहरों में भेजा जाता है ताकि यूक्रेन का गोला बारूद खत्म हो सके।
एक सैनिक ने कहा कि यह कोई फिल्म नहीं बल्कि रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई है। समुद्र में भी तनाव कम नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की लारा सेलिगमैन रिपोर्ट करती हैं कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती बार बार बढ़ाए जाने से नौसैनिक टूट रहे हैं। 8 महीने से तैनात जहाज पर सीवेज सिस्टम खराब है और नाविक हफ्तों तक घर बात नहीं कर पाते। इसे घोस्ट मोड कहा जाता है। थकान और अनिश्चितता के कारण कई नाविक नेवी छोड़ने का मन बना रहे हैं। कमांडर ने भी माना है कि बार बार तैनाती बढ़ने की खबर नाविकों के लिए चुभने वाली थी। खेल की दुनिया में भारत की भूमिका पर टेलीग्राफ में मुकुल केशवन ने तीखा लेख लिखा है। उनका कहना है कि बीसीसीआई अब वैश्विक क्रिकेट में एक धौंस जमाना वाले यानी बुली की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम केकेआर द्वारा खरीदे जाने के बाद बाहर करने का उदाहरण दिया। आरोप है कि यह राजनीतिक दबाव में किया गया। केशवन ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव भारत को अलग थल कर सकता है, क्योंकि कोई भी देश लंबे समय तक अपमान बर्दाश्त नहीं करता। महाराष्ट्र से एक बेहद चिंताजनक खबर है। सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि साल 2025 में 48,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुईं। इनमें से 11,000 का अब तक पता नहीं चला है। मुंबई में लड़कियों के गुम होने के मामले एक साल में 10 गुना बढ़ गए हैं। विपक्ष ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पुलिस ने कई महिलाओं को खोज निकाला है, लेकिन लापता होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल का नाम अब जल्द ही केरलम हो सकता है। टीएनआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल विधानसभा ने इसके लिए 2 बार प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का तर्क है कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम कहा जाता है। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। गजाला अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लाल बारादरी में नमाज पढ़ने वाले 13 छात्रों को प्रशासन ने नोटिस दिया है और 50,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा है। प्रशासन ने इसे शांति भंग करने की आशंका बताया है। वहीं छात्र संगठनों का आरोप है कि यह धार्मिक भेदभाव है। छात्रों का कहना है कि जब आरएसएस प्रमुख ने दौरा किया था तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने गुजरात मॉडल का विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि 30 साल के भाजपा शासन में गुजरात मॉडल के 6 मुख्य तत्व सामने आए हैं। इनमें मुसलमानों का राजनीतिक बहिष्कार, अल्पसंख्यक विरोधी कानून जैसे लव जिहाद और गौहत्या कानून और बुलडोजर का इस्तेमाल शामिल है। पटेल का तर्क है कि इस मॉडल में मानव विकास यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है और सारी पूंजी कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स के पास सिमट गई है। उनका मानना है कि अब यही मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुया ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों पर चिंता जताई। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी की मुस्लिम दोस्त का उदाहरण दिया जिसे दिल्ली में सिर्फ उसके धर्म के कारण किराए पर घर नहीं मिला। उन्होंने ओडिशा में दलित रसोइये के हाथ का खाना न खाने की घटना का भी जिक्र किया। जस्टिस भुया ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज संवैधानिक नैतिकता से दूर है और अदालतों को बहुमत की राय के बजाय संविधान के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को लेकर रहस्य गहरा गया है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक एक घटना के बाद वायुसेना ने चुपचाप अपने पूरे तेजस बेड़े की उड़ान रोक दी है। 7 फरवरी को हुए इस हादसे के बारे में आधिकारिक जानकारी बहुत कम है। एचएएल ने इसे छोटा तकनीकी हादसा बताया है, लेकिन पूरे बेड़े को ग्राउंड करना गंभीर संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विमान की विश्वसनीयता और निर्यात की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। हरकारा डीप डाइव में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का ये बयान कि कोई भी हिंदू संघ प्रमुख बन सकता है विरोधाभासी है, क्योंकि इतिहास कुछ और कहता है। अपूर्वानंद ने कहा कि संघ की विचारधारा में भारत को सिर्फ हिंदुओं की पितृभूमि माना जाता है। चर्चा में संघ की फंडिंग और जवाबदेही पर भी सवाल उठाए गए। यह आरोप लगाया गया कि संघ शिक्षा और सामाजिक ढांचे में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा दे रहा है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि यह फंड सरकारी बताकर बनाया गया ताकि पीएसयू से पैसा लिया जा सके, लेकिन जानकारी देने के समय इसे निजी ट्रस्ट बता दिया गया। अंजलि ने कहा कि फंड की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है और संसद में भी इस पर सवाल पूछने की मनाही है। उन्होंने आशंका जताई कि कॉर्पोरेट चंदे के बदले सरकारी फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। गोरखपुर एम्स में नागालैंड की एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डॉक्टर का पीछा करते हुए 3 युवकों ने अश्लील टिप्पणियां की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर की महिलाओं के साथ नस्लीय भेदभाव और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और अंत में बात दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है। भाजपा ने इसे गुलामी की मानसिकता से मुक्ति बताया है, जबकि विपक्ष ने सवाल उठाया है कि सरकार इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। ये कदम कर्तव्य पथ के नामकरण की कड़ी में अगला हिस्सा माना जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हरकारा के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।